हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजे एजुकेशन में। उत्तराखंड पशुधन प्रसार अधिकारी और आपका लेक्चरर हो गया बायोलॉजी का या फिर एलटी साइंस की जो पेपर होते हैं उसके रिगार्डिंग हम एमसीक्यू देख रहे थे। तो ये वीडियो यदि आप इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। इसका पार्ट ए हमने पहले कवर कर लिया है, उसके आगे हम 121 प्रश्न संख्या 121 से आगे की ओर देखेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न है, फिर आप प्रश्न संख्या 121 मान लीजिए, इसको पहला प्रश्न भी मान सकते हैं। तो पहला है आपका, वस्कुलर टिश्यूज आर प्रेजेंट इन, संवहन ऊतक पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं? टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, फंगी, एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स। तो देखिए, यदि आपका क्लियर नहीं होगा कंसेप्ट तो बिल्कुल इस प्रश्न में आप फंस सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म व एंजियोस्पर्म। ठीक है, नोट्स बनाते रहिए। वस्कुलर प्लांट्स ट्रैक्योफाइट्स पोजेजेस specialized conducting tissues, xylem and phloem. This vascular system beings evolving in pteridophytes and is present in the higher seed bearing plant like gymnosperm and angiosperm. जो आपके संवहन ऊतक होते हैं जाइलम और फ्लोएम, जल और भोजन के परिवहन का कार्य करते हैं। इनकी शुरुआत टेरिडोफाइट से होती है और ये उच्च पादप समूह जैसे जिम्नोस्पर्म व एंजियोस्पर्म में भी पूर्ण विकसित रूप में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, डबल फर्टिलाइजेशन इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ, द्विनिषेचन विशिष्ट लक्षण है, किसका है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, एंजियोस्पर्म। क्या है? एंजियोस्पर्म। डबल फर्टिलाइजेशन इज एन इवेंट एक्सक्लूसिव टू एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट्स. It involves the fusion of one male gamete with the egg cell syngamy and the second male gamete with the polar nuclear triple fusion to create the endosperm. ट्रिपल फ्यूजन के बाद आपका भ्रूण पोष बनता है ना। ठीक है, तो वही चीज़ लिखा है। द्विनिषेचन केवल एंजियोस्पर्म आवर्त बीजी पौधों का एक अनोखा और विशिष्ट लक्षण है। इसमें एक नर युग्मक अंड कोशिका से युग्मक संलयन और दूसरा नर युग्मक द्वितीय केंद्रक से संलयित होकर भ्रूण पोष एंडोस्पर्म बनाता है। ठीक है, तो प्रश्न आपका इजी है लेकिन परीक्षा में गलत ना हो तो इसके लिए आपको क्लियर रखना चाहिए। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोलस्क हैज़ एन इंटरनल सेल, निम्न में से कौन से मोलस्क में आंतरिक कवच सेल पाया जाता है? नॉटिलस, टेरिडो, सीपिया या लैमिलीडेंस, किस में पाया जाता है फिर? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, सेपिया में या फिर सीपिया, जो भी आप कहना चाहें। ठीक है, सीपिया जिसको हम कटल फिश में भी बाहरी कवच नहीं पाया जाता बल्कि इसमें कवच शरीर के भीतर आंतरिक रूप से स्थित होता है जिसे हम कटल बोन भी कहा जाता है। नॉटिलस में बाहरी कवच होता है। ठीक है, इन सेफिया कटल फिश द प्रोटेक्टिव calcareous cell has been modified over evolutionary time to become reduced and completely enclosed internally by the mantle cavity serving as a cuttle bone. अगला प्रश्न है आपका, मास्ट सेल सेक्रीट्स, ये तो हमने पहले भी किया है तो आप आसानी से बता सकते हैं क्या होगा। मास्ट सेल सेक्रीट्स थ्रोम्बोब्लास्टिन, जो मास्ट कोशिकाएं हैं किसका स्रावण करती है? थ्रोम्बोब्लास्टिन का, हेपेरिन का, एंडोर्फिन का या फिर गामा एमिनो ब्यूटीराइक एसिड का, किसका स्रावण करती है फिर मास्ट सेल्स? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, हेपेरिन का। Mast cells are resident cells of connective tissue that play a key role in inflammatory and allergic reactions. They store and release histamine. ये मास्ट सेल और क्या क्या रिलीज करती है? हिस्टामिन, सीरोटोनिन एंड द एंटीकोगुलेंट हिपेरिन, और क्या करती है? हिपेरिन भी। ठीक है, मास्ट कोशिकाएं संयोजी ऊतक का हिस्सा होती हैं जो एलर्जी और सूजन जैसी प्रक्रियाओं में भाग लेती है। ये मुख्य रूप से हिस्टामाइन, सेरोटोनिन और रक्तरोधी तत्व हिपेरिन का स्राव करती है।
ठीक है, आगे है अगला प्रश्न आपका, द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन फाउंड इन टीनिया सोलियम, जो आपका टैपवॉर्म है, ठीक है, टीनिया सोलियम, फीता गर्मी में पाए जाने वाले श्वसन का प्रकार, कौन सा श्वसन पाया जाता है फिर उसमें, एरोबिक, या फिर आपका एंडो रेस्पिरेशन, या फिर आपका सेक्टोर रेस्पिरेशन, या फिर अनएरोबिक। तो इसमें अनएरोबिक रेस्पिरेशन पाया जाता है जिसको हम अवायु श्वसन भी कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। टीनिया सोलियम मनुष्य की आंत में एक अंतः परजीवी के रूप में रहता है जहां मुक्त ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होती है, अतः जीवित रहने के लिए यह ऊर्जा उत्पादन हेतु अवायु श्वसन अनएरोबिक रेस्पिरेशन करता है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, व्हेन द फ्लावर्स आर अरेंज्ड इन बाइसेपिटल बेसीपेटल, ठीक है, सॉरी, व्हेन द फ्लावर्स आर अरेंज्ड इन बेसीपेटल ऑर्डर द इन्फ्लोरेसेंस इज टर्म्ड एज, जब पुष्प तलाभिसरी क्रम में व्यवस्थित होते हैं तब पुष्प क्रम कहलाता है, साइमोस, साइथियम, रेसिमोस, या फिर वर्टिसिलेटर्स सिलेस्टर, क्या कहलाता है फिर। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ससीमाक्षी, या फिर इसको हम साइमोस भी कहते हैं, ठीक है। In a cymose inflorescence, the main growth axis terminates in a mature flower, limiting its growth. Younger flowers open beneath it, creating a basipetals arrangement. ससीमाक्षी साइमोस पुष्प क्रम में मुख्य अक्ष का शीर्ष भाग पुष्प में बदल जाता है जिससे उसकी वृद्धि रुक जाती है। इसमें नए पुष्प नीचे की ओर खिलते हैं जिसे हम तलाभिसरी कहते हैं, ठीक है, तलाभिसरी क्रम कहते हैं, तो आपको याद होना चाहिए। आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, स्टेराइल स्टेमन इज टर्म्ड एज, बंध्य पुंकेश्वर कहलाता है, इजी प्रश्न है, क्या कहलाता है, वर्तिका, वर्तिकाग्र, स्टेमिनोड, या फिर सिनएंड्रम। तो इसको कहते हैं हम स्टेमिनोड, ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, अ स्टेमेन दैट फॉल्स टू डेवलप फर्टाइल pollen grains and remains non-functional is sterile and it's known एनाटॉमिकली एज स्टेमिनोड। वह पुंकेश्वर जो परागकण उत्पन्न करने में असमर्थ होता है अर्थात अनुर्वर या बंध्य होता है उसे हम स्टेमिनोड कहते हैं। यानी ऐसा पुंकेश्वर जिसमें पॉलन ग्रेन ही नहीं हो सकते तो उसको हम क्या कहेंगे, स्टेमिनोड, ठीक है। तो आपको आना चाहिए, नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है। नोट्स का फ़ायदा आपको बाद में होता है जब आप उसको रिवाइज करते हैं, ठीक है, सिर्फ वीडियो देखने से याद नहीं होता। ड्रूप टाइप ऑफ फ्रूट इज फाउंड इन, अस्टिल प्रकार का फल पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, बनाना एंड एप्पल, मैंगो एंड कोकोनट, टोमेटो एंड ब्रिंजल, व्हीट एंड राइस, किसमें पाया जाता है फिर अस्टिल फल। इससे पहले भी हमने अस्टिल फल के बारे में पढ़ा है, ठीक है, जिसका एक एग्जाम्पल तो मैंने आपको कोकोनट करके पढ़ाया था। तो जब एक कोकोनट है तो दूसरे क्या हो जाएगा, मैंगो, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, मैंगो एंड कोकोनट। A drupe is fleshy simple fruit derived from a monocarpy superior ovary characterized by a stony endocarp. Mango and coconut are classic example of drupes. यानी जो अस्टिल है एक सरल मांसल फल होता है जिसके भीतर का अंतः फल भित्ति एंडोकार्प पथरीला व कड़ा होता है। इसके सबसे प्रसिद्ध उदाहरण क्या है, आम और नारियल। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक। इसमें से निम्नलिखित जीवों में से असीम केंद्रकीय कोशिकाओं के उदाहरण कौन है। प्रोकैरियोटिक सेल के उदाहरण, इजी प्रश्न है, ठीक है, लेकिन इम्पोर्टेंट, इजी है करके हमने इसको स्किप नहीं करना है, बताना है, ठीक है। क्या होगा, बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड रेड एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड फंगी, या वायरस एंड ब्राउन एल्गी। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जीवाणु व माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा, ठीक है। प्रोकैरियोटिक्स आर ऑर्गेनिज्म लेकिंग अ
two nucleus and membranes bound organelles. Bacteria and mycoplasma belongs to Monera and are cellular prokaryotes. Red brown algae are eukaryotic and viruses are non-cellular structure. जो आपका असीम केंद्रकीय प्रोकैरियोटिक होते हैं, कोशिका में सुस्पष्ट केंद्रक और झिल्लीदार अंगक नहीं पाए जाते हैं. जीवाणु और माइकोप्लाज्मा इसके क्या हैं, सटीक उदाहरण है. लाल या भूरे सवाल सुकेंद्रीय यानी यूकैरियोटिक होते हैं. ठीक है. प्रोकैरियोटिक का क्या है, आपका सुस्पष्ट केंद्रक और झिल्लीदार अंगक उसमें नहीं होने चाहिए, यानी जो उसके अंग है ना, सेल ऑर्गेनेलीज है, उसमें झिल्ली नहीं होनी चाहिए, तो उसको हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं. अब आगे की ओर बढ़ते हैं. अगला प्रश्न है, द सेल ऑर्गेनेलीज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल प्लेट फॉर्मेशन एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन इज. कोशिका विभाजन के समय कोशिका पटली का निर्माण हेतु उत्तरदायी कोशिकांग कौन होता है? एग्जाम्पल आपके क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉय या माइटोकॉन्ड्रिया. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 गोल्जी कॉय. ठीक है, कौन सा है? गोल्जी कॉय, जिसको हम गोल्जी एपरेटस भी कहते हैं. ड्यूरिंग साइटोकाइनेंस इन प्लांट सेल, वेसिकल्स डिराइव्ड फ्रॉम द गोल्जी एपरेटस, गोल्जी बॉडी, फ्यूज along the equatorial plane to initiate the assembly of cell plate which forms the new cell wall. पादप कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य विभाजन साइटोकाइनेसिस के समय गोल्जी कॉय, गोल्जी बॉडी से निकलने वाली पुटिकाएं, वेसिकल्स मध्य रेखा पे जमा होकर कोशिका पट्टिका सेल प्लेट का निर्माण करती है. ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, जब पादप कोशिका का द्रव्य विभाजन होगा, ठीक है, यानी साइटोकाइनेसिस होगा, तो उस समय गोल्जी बॉडी से निकलने वाली जो आपकी पुटिकाएं होंगी, वेसिकल्स होंगी, मध्य रेखा पर जमा होकर कोशिका पट्टिका सेल प्लेट का क्या करेगी? निर्माण करेगी. अगला प्रश्न है, इन म्यूटिक प्रोफेज फर्स्ट देयर आर 5 सब स्टेज. ठीक है, इसको करेक्ट सीक्वेंस में लाना है. ठीक है, क्या क्या स्टेज है आपके? पैकाइटिन, जाइगोटिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस या लेप्टोनिन. तो इसका सही क्रम क्या होगा बताना है आपको. अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज में 5 उप अवस्थाएं होती है. ठीक है, जो आपका मियोसिस प्रोफेज फर्स्ट है उसमें क्या होती है? 5 उप अवस्थाएं होती है, उसका हमको सही क्रम बताना है. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका 4th नंबर है लेप्टोटिन, ये क्या हो जाएगी आपकी? सबसे फर्स्ट में आ जाएगी. उसके बाद आ जाएगी आपकी जाइगोटिन, उसके बाद आ जाएगी आपकी पैकाइटिन, फिर आपकी आ जाएगी डिप्लोटिन, उसके बाद आ जाएगी आपकी डाइकाइनेसिस. ठीक है, तो लास्ट में आ जाएगी आपकी डाइकाइनेसिस. तो ये पूछ सकता है पेपर में, इंपॉर्टेंट है. ठीक है, 5 अवस्थाएं हमने पढ़ ली, लेप्टोनिन, जाइगोटिन, पैकाइटिन, डिप्लोटिन और डाइकाइनेसिस. अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेलीज पोजेजेज अ सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन. निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग एकल जीव द्रव्य कला युक्त होता है? कौन सा होता है फिर? क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर न्यूक्लियस. तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 लाइसोसोम. क्या है? लाइसोसोम. Chloroplast, mitochondria and the nucleus are bounded by a double membrane envelope. In contrast, lysosome, peroxisomes and vacuoles are bound by a single unit membrane. जो क्लोरोप्लास्ट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक होता है, ये दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग होते हैं. ठीक है, डबल आपका इसमें क्या होता है? मेम्ब्रेन होता है. लेकिन इसके विपरीत जो लाइसोसोम होता है उसमें क्या होता है? सिंगल मेम्ब्रेन से घिरा होता है. तो आपको यही बताना था, डबल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन. सिंगल मेम्ब्रेन किस में होती है बताना था, तो किस में होती है? लाइसोसोम में होती है. अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 133. इन माइटोसिस द नंबर ऑफ क्रोमोसोमल एंड न्यूक्लियर डिवीजन रिस्पेक्टिवली आर. समसूत्रीय विभाजन में गुणसूत्रीय एवं केंद्रकीय विभाजनों की संख्या क्रमशः होती है. कितनी होती है? 1 व 1, 1 व 2, 2 व 2 या 2 व 1. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1 and 1, 1 व 1. ठीक है, जो समसूत्री विभाजन होता है में केंद्रक केवल एक बार विभाजित होता है,
कैरियोकाइनेसिस, और गुणसूत्र भी केवल एक बार अलग विभाजित होते हैं, जिससे संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या समान बनी रहती है। माइटोसिस इज इक्वेशनली डिवीजन, इट कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली 1 राउंड ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन। इसको हम कहते क्या है फिर, देखिए 1 राउंड, एक बार समसूत्री विभाजन में, परीक्षा में ये पूछ सकता है, समसूत्री विभाजन में केंद्रक केवल एक बार विभाजित होता है, इसको क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, और गुणसूत्र भी केवल एक बार अलग विभाजित होता है, जिससे संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, संतति कोशिकाएं यानी जो पेरेंट सेल है या फिर डॉटर सेल, डॉटर यूनिट्स, आपके आगे की पेरेंटल क्रोमोसोम कह सकते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होगी, जो क्रोमोसोम संख्या होगी वो क्या होगी, सेम होगी। अगला प्रश्न है, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन प्लांट सेल इज, पादप कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थल होता है। इजी प्रश्न है तो, ठीक है। पादप कोशिकाओं में कहाँ होता है फिर प्रोटीन संश्लेषण, गोल्जी बॉडी में, लाइसोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, या राइबोसोम में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, राइबोसोम में। कहाँ होता है, राइबोसोम। ठीक है, कोशिका के भीतर वह मुख्य अंगक है जहां अमीनो अम्लों की मदद से प्रोटीन का निर्माण होता है, इसी कारण इन्हें कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। ठीक है, राइबोसोम आर स्मॉल राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन पार्टिकल्स that interpret mRNA sequence to assemble amino acid chains, earning them the name protein factories of the cell. अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 135। When the position of centromere in a chromosome is in the middle part, the chromosome is termed as। जब एक गुणसूत्र में सेंट्रोमियर की स्थिति उसके मध्य भाग में होती है तो ऐसा गुणसूत्र क्या कहलाता है, बताइए फिर क्या कहलाता है, एक्रोसेंट्रिक, एसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक या टीलोसेंट्रिक। तो इसको हम कहते हैं ऑप्शन नंबर 3, मेटासेंट्रिक। ठीक है, मेटासेंट्रिक मतलब जब एक गुणसूत्र में सेंट्रोमियर की स्थिति उसके मध्य भाग में होगी। ठीक है, तो उसको हम मेटासेंट्रिक कहेंगे। जब सेंट्रोमियर गुणसूत्र बिल्कुल मध्य में स्थित होता है तो उसे हम मेटासेंट्रिक कहते हैं। इससे गुणसूत्र की दोनों भुजाएं बराबर आकार की दिखाई देती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 136। प्रतिमूत्रवर्धक हार्मोन का संश्लेषण किसके द्वारा होता है, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन इज सिंथेसाइज्ड बाय पास डिस्टेलिस, पास इंटरमीडिया, पास नर्वोसा, या फिर आपको हाइपोथैलेमस की तंत्रिका श्रावण कोशिकाओं द्वारा। किसके द्वारा होता है फिर, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, हाइपोथैलेमस की तंत्रिका श्रावण कोशिका द्वारा, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स ऑफ हाइपोथैलेमस। ठीक है, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन एडीएच और वैसोप्रेसिन इज सिंथेसाइज्ड बाय द न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स ऑफ हाइपोथैलेमस। इट इज देन ट्रांसपोर्टेड डाउन एक्सॉन्स टू द posterior pituitary glands, pars nervosa, which merely stores and releases it into the blood। प्रतिमूत्रवर्धक हार्मोन या वैसोप्रिन का संश्लेषण वास्तव में हाइपोथैलेमस में होता है। पास नर्वोसा पश्च पीयूष ग्रंथि इसे केवल संचित करने और स्रावित करने का कार्य करती है, निर्माण नहीं करती है। ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए। अगला प्रश्न है, ड्यूरिंग रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स द आयन पम्प्ड बैक इनटू द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर डेट ऑफ। मांसपेशियों के शिथिलन के दौरान जिन आयनों को पेशीय द्रव्य जालक में पुनः पंप किया जाता है वे हैं, कौन हैं, तो वो है आपका कैल्शियम प्लस प्लस यानी कैल्शियम डाई पॉजिटिव। ठीक है, ये सब आपके पॉजिटिव के साइन है। बीच में आपको यहाँ पे आपका कैल्शियम डाई पॉजिटिव हो गया, Mg डाई पॉजिटिव हो गया, ठीक है, K पॉजिटिव हो गया और Mn डाई पॉजिटिव हो गया। मांसपेशियों के संकुचन के लिए कैल्शियम आयन, कैल्शियम डाई पॉजिटिव जिम्मेदार होता है। जब मांसपेशियां शिथिल रिलैक्स होती है तो इन जो आपके कैल्शियम डाई पॉजिटिव आयनों को सक्रिय रूप से वापस पेशीय द्रव्य जालक यानी आपका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर पंप कर दिया जाता है। ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन इज ट्रिगर्ड बाय द रिलीज ऑफ calcium ions from the sarcoplasmic reticulum into the sarcoplasm। For muscles relaxation to take place, these calcium dipositive ions are actively pumped back into the sarcoplasmic reticulum।
अगला प्रश्न है द पीएच इन द हेल्दी ह्यूमन स्टोमक एंड इंटेस्टाइन आर रिस्पेक्टिवली। मानव के स्वस्थ आमाशय तथा आंत के भीतर पीएच क्रमशः होती है। कितनी होती है फिर आमाशय और आंत में? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए 1.8 टू 7.8। ठीक है, तो मानव के स्वस्थ आमाशय में कितना होता है 1.8 और आंत के भीतर कितना होता है 7.8। यानी आमाशय आपका एसिड हुआ, एसिड रिलीज होता है उसमें, तो एसिडिक ही होगा उसका नीचे। तो क्या हो गया आपका अम्लीय होता है 1.8 और आपका जो आंत के भीतर होता है वहाँ पे पीएच क्या हो जाता है 7.8 यानी बेस हो जाता है। ठीक है, एल्कलाइन भी कहते हैं इसे। आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के स्राव के कारण माध्यम अत्यधिक अम्लीय पीएच लगभग 1.8 होता है। जब भोजन आंत में पहुंचता है तो वहां अग्नाशयी रस के मिलने से माध्यम क्षारीय यानी 7.8 हो जाता है। अगला प्रश्न है विच सेल्स ऑफ आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सिक्रीट्स हार्मोन गैस्ट्रिन। ठीक है, कौन सी होती है? विच सेल्स ऑफ आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सिक्रीट्स हार्मोन गैस्ट्रिन। लैंगरहैंस द्वीप की कौन सी कोशिकाएं गैस्ट्रिन हार्मोन का स्रावण करती है? अल्फा, बीटा, डेल्टा या गॉबलेट। तो कौन सी करती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, डेल्टा कोशिकाएं। कौन सी? डेल्टा कोशिकाएं। अग्नाशय के लैंगरहैंस द्वीप समूह की अल्फा कोशिकाएं ग्लूकाजन और बीटा कोशिकाएं इंसुलिन बनाती है, जबकि डेल्टा कोशिकाएं क्या बनाती है? सोमेटोस्टेटिन के साथ साथ सूक्ष्म मात्रा में गैस्ट्रिन हार्मोन का स्रावन करने के लिए जिम्मेदार मानी जाती है। तो आपको याद होना चाहिए कि अग्नाशय की जो लैंगरहैंस द्वीप समूह की कोशिकाएं हैं उसमें अल्फा कोशिकाएं ग्लूकाजन का और बीटा कोशिकाएं इंसुलिन का और डेल्टा कोशिकाएं सोमेटोस्टेटिन और साथ साथ में थोड़ी मात्रा में गैस्ट्रिन हार्मोन का स्रावन भी करती है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 140। क्रेब्स चक्र में 6 कार्बन यौगिक का निर्माण एसाइटिल को एंजाइम ए के निम्न में से संबंधित होने से होता है। इन Krebs cycle 6 carbon compound is formed by the combination of acetyl CoA and किससे होता है फिर? सक्सिनिक एसिड या फिर आपका है ऑक्जेलिक एसिड या फिर सिट्रिक एसिड या फिर मैलिक एसिड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, क्रेब्स चक्र के प्रथम चरण में 2 कार्बन वाला यौगिक एसाइटल को एंजाइम 4 कार्बन वाले ऑक्जेलिक एसिटिक अम्ल OAA के साथ क्रिया करके 6 कार्बन वाला पहला स्थायी यौगिक सिट्रिक अम्ल बनाता है। प्रश्न संख्या 141। मैमल्स हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस concentration urine. In doing so successfully, the following structure plays a significant role. स्तनपायी सांद्र मूत्र उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं। ऐसा सफलतापूर्वक करने में निम्नांकित संरचनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसकी होती है फिर? बोमेन कैप्सूल की, कॉलम्स ऑफ बर्टीनी की, हेनले लूप्स एंड वैसा रेक्टी की या मेडुला एंड कॉर्टेक्स ऑफ किडनी की। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, हेनले लूप्स एंड वैसा रेक्टी की। ठीक है, स्तनधारियों में शरीर में पानी की हानि को रोकने और सांद्रित गाढ़ा मूत्र उत्सर्जित करने के लिए एक विशेष प्रतिधारा क्रियाविधि काउंटर करेंट मैकेनिज्म पाई जाती है। ठीक है, मैमल्स पोजेजेज अ स्पेशलाइज्ड काउंटर करेंट मैकेनिज्म टू कंजर्व वाटर एंड सीक्रेट कंसंट्रेटेड यूरिन। This system depends strictly on the anatomically arrangement and proximity of Henle loops and the vasa recta, which maintain an increasing osmotic gradient within the medullary interstitium. ठीक है, तो ये क्या करती है आपकी फिर जो हेनले लूप ऑफ वैसा रेक्टी है ये विशेष बनावट और उनके आपस की निकटता पर निर्भर करता है। ठीक है, जिसके वजह से जो मनुष्य में है वो मूत्र क्या होता है? सांद्र। ठीक है, सांद्र मूत्र उत्पन्न होने के लिए कौन जिम्मेदार है फिर? हेनले लूप या फिर वैसा रेक्टी। अगला प्रश्न है कोशिकाओं में जी प्रोटीन का कार्य है। क्या कार्य है? संवाहक प्रोटीन का, किण्वन का, संदेश प्रेरक और नियंत्रक का या फिर प्रोटीन संश्लेषण का सहायक।
तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, संदेश प्रेरक और नियंत्रक का। ठीक है, सिग्नल इंड्यूसर एंड मॉड्यूलेटर का। जी प्रोटीन का कार्य पूछ सकता है परीक्षा में, तो आपको ये नोट करते जाना है। कोशिका की सतह पर पाए जाने वाले रिसेप्टर से जुड़कर आणविक स्विच की तरह काम करते हैं। ये कोशिकाओं के बाहर से आने वाले रासायनिक संकेतों जैसे हार्मोन को प्राप्त कर उन्हें कोशिका के अंदर भेजते हैं। प्रेरक और विभिन्न कोशिकीय क्रियाओं को नियंत्रित मॉड्यूलेटर करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 143। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मीन्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। निम्नलिखित में से कायिक संवर्धन के साधक कौन है? बर्ड एंड सीड, गैमेट एंड बर्ड, राइजोम एंड गैमेट्स, रनर एंड राइजोम। कलिका और बीज, युग्मक और कलिका, प्रकंद और युग्मक, या ऊपरी भूस्तारी व प्रकंद। क्या है फिर इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, रनर एंड राइजोम। ठीक है, ऊपरी भूस्तारी व प्रकंद। ठीक है, कायिक संवर्धन वेजिटेटिव प्रोपिगेशन पौधों में होने वाला एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जिसमें पौधे के वानस्पतिक भागों से नया पौधा बनता है। ऊपरी भूस्तारी जैसे कि दूब घास में और प्रकंद राइजोम जैसे कि अदरक में इसके प्रमुख प्राकृतिक साधन है, जबकि बीज और युग्मक लैंगिक जनन का क्या है? हिस्सा है। आगे आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन क्लेमाइडोमोनास टेक्स प्लेस बाय मीन ऑफ। क्लेमाइडोमोनास में अलैंगिक जनन होता है, किसके द्वारा होता है? बर्ड के द्वारा, कॉनिडिया के द्वारा, गेम्यूल के द्वारा, या फिर जूस्पोर के द्वारा। जेम्यूल के द्वारा या फिर जूस्पोर यानी चल बीजाणुओं द्वारा। किसके द्वारा होता है फिर? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, जूस्पोर्स के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? जूस्पोर्स। Chlamydomonas is a motile unicellular green algae. Under favorable environmental condition, its most common method of asexual reproduction is through the formation of flagellate motile zoospores inside the parent cell wall. Chlamydomonas एक कोशिकीय गतिमान हरा शैवाल है। अनुकूल परिस्थितियों में इसमें अलैंगिक जनन का सबसे सामान्य माध्यम कसाबिका यानी फ्लैजिला युक्त गतिमान चल बीजाणु जूस्पोर का निर्माण होना है। अगला है आज का अंतिम प्रश्न है, इन अ टिपिकल एंथर ऑफ एंजियोस्पर्म द नंबर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया इज। आवर्त बीजियों के एक प्रारूपिक परागकोश में लघु बीजाणुधानियों की संख्या होती है, कितनी होती है? 1, 2, 3 या फिर 4? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, कितनी होती है? 4 होती है। अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब्ड, हैज 2 lobes एंड ईच लोब कंटेन 2 pollen sacs और माइक्रोस्पोरेंजिया। देयरफॉर इट इज अ टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर कंटेनिंग एग्जैक्टली 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। आवर्त बीजी जो पौधे होते हैं एक प्रारूपिक परागकोश एंथर द्विपालिक बाइलोब्ड होता है और प्रत्येक पाली के अंदर 2 लघु बीजाणुधानियां पाई जाती हैं। इस प्रकार पूरे परागकोश में कुल मिलाकर कितनी हुई? 4 लघु बीजाणुधानियां यानी 4 माइक्रोस्पोरेंजिया स्थित होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। यदि आप बीजे एजुकेशन के चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की जो आपकी ये PDF है यह आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और वहाँ से हमारी ये PDF ले सकते हैं। चैनल में बने रहे, चैनल में इससे रिलेटेड आगे भी और इम्पोर्टेंट MCQ कराते जाएंगे और साथ ही साथ हम सिलेबस के एक पॉइंट्स को भी कंसेप्ट वाइज क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।